हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो ये आज हमारा होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12। उससे पहले भाई मैंने एक टेलीग्राम का अपना ग्रुप भी बना लिया है। आप टेलीग्राम पे सर्च पे जाके @एस्पिरेंट दैया ASPIRANT बीच में ना यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, दैया। उससे भाई आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल उसे ज्वाइन हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अपडेट होती है तो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। और यहाँ पर हमारा आज का क्योट है सक्सेस स्टार्ट विद एवरी चैलेंज। कि भाई देखो, अब तुम पढ़ रहे हो, अब ना बहुत सारे बच्चे लगे होंगे यार पैटर्न चेंज ना हो जाए, ये ना हो जाए। क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे भाई, क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। ये थोड़ी ना है कि भाई अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हो, मान लो मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, वो फिर कुछ ऐसा पैटर्न आ जाए कि वो जो 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, नहीं होने वाले। तो भाई पढ़ते रहो, आखिर में ना जो तुम्हारा जो टॉपर निकलेगा, ये बात ना कन्फर्म कि भाई सब ना उस टाइम पे बिजी थे जब ये कि भाई पैटर्न चेंज होगा, कभी वेंडर बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, और उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था। तो भाई रैंक 1 ऐसे ही निकलते हैं यार। और तुमको तो रैंक 1 लाने भी नहीं है, मतलब आ जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है, पर तुमको तो जॉब चाहिए, वो भी अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में या होम स्टेट में। तो भाई बस पढ़ते रहो यार। तो सक्सेस स्टार्ट होती है विद एवरी चैलेंज, नॉट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। अभी तुम भाई पढ़े रहो, सोते रहो, भाई नोटिफिकेशन आएगा, कैलेंडर आएगा जब पढ़ूंगा, नहीं भाई कंफर्ट से निकलो और पढ़ना शुरू कर दो। और भाई जितने भी पहले वाले हैं उनको प्लीज रिवाइज करते रहा करो यार, प्रीवियस जो प्रैक्टिस PYQ है। अब मैं बताता हूँ आपको रिवाइज कैसे करना। भाई बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि रिवाइज भी कैसे करने होते हैं। मान लो आपने मेरे प्रैक्टिस सेट देखे हुए हैं अभी 11 तक, तो भाई पहले प्रैक्टिस सेट पे जाओ, सिंपल उसको 2 गुनी रफ्तार में देखो मत सुनो। जैसे तुम घूम रहे हो, अपने ईयरबड्स लिए या कुछ भी लिया, कान में लगाए और घूम रहे हो, और भाई घूमते घूमते उनको सुनते रहो, बस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक बार वो वीडियो देख चुके हो, तुम्हारे दिमाग में ट्रिकें जा चुकी हैं। और भाई हर एक चीज़ यहाँ पर ट्रिक से करवा रहा हूँ, कोई भी चीज़ बिना ट्रिक के तो हो ही नहीं रही, तो ट्रिक से करवा रहा हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बस रिवाइज करते रहा करो। 2x पे देख लो भाई, रोज के ना एक शाम को घूमते होगे खाना खाने के बाद, या आप लाइब्रेरी में जाते होगे, तो उस टाइम पे ना भाई कान में अपने ईयरफोन लगाओ और अपने सुनो भाई, देखना कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो अभी इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये लीजिए, रफ हो गया। अरे रे 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 इतनी देर में आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो किन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान का राजनीतिक कुंडली कहा है। तो राजनीतिक कुंडली किन्होंने कहा है, तो वो कहा है डॉक्टर KM मुंशी जी ने। अच्छा, ये KM मुंशी से ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भाई इन्होंने जो प्रस्तावना को क्या कहा है, राजनीति हमारे संविधान का राजनीतिक कुंडली, ठीक है। और ये और क्या थे, ये थे हमारे चेयरमैन। अरे भाई चेयरमैन ऑफ किस कमेटी के चेयरमैन थे, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। मैं इनको याद करवा दूंगा भाई, चिंता मत करना। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग आती है भाई इंग्लिश में, ये जरूर याद रखना। एक तो ये चेयरमैन थे किसके, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के, और दूसरे ये क्या थे, मेंबर थे ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, मेंबर थे ड्राफ्टिंग। उसमें कमेटी में कुल कितने मेंबर थे, वैसे 7 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भाई उनमें से 7 में से एक मेंबर भी थे डॉक्टर KM मुंशी, और इन्हें ही चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कहते हैं। अब याद कैसे करोगे, मेन चीज़ तो वही है ना। तो देखो मुंशी जी होते हैं। मुंशी जी क्या करते हैं आपको पता हो, बिजनेस संभालते हैं, ठीक है। और वो आपके बिजनेस को ड्राफ्ट करते हैं, मतलब लेन देन का भाई हिसाब किताब रखते हैं। तो बिजनेस संभालते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, और भाई वे क्या बनाते हैं आपके बिजनेस की कुंडली बना देते हैं। तो राजनीतिक कुंडली बना देते हैं। तो ऐसे याद रखते हो, मुंशी क्या करते हैं, बिजनेस से आप ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट से वो कुंडली बनाते हैं। तो हो गया ना याद। भाई मैं बैठा हूँ ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको याद करवाए बिना नहीं छोड़ने वाला।
इसके और क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गए अपने, अरे यार ये लीजिए यहाँ पर गया ये। अभी और बात करते हैं, हम कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारी संविधान सभा है, ये हिंदी में लिख देता हूँ, संविधान सभा। तो ये कैसे बनाई गई थी? तो भाई कैसे बनाई गई थी 1946 में ना, अरे यार 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन। इसमें भाई 3 बंदे थे, 3 अंग्रेज थे। एक तो था पैंथिक लॉरेंस, बस आप लॉरेंस याद रखो। एक था एवी अलेक्जेंडर और एक था क्रिप्स। और इनमें भाई इनका हेड बना के कौन भेजा था, ये लॉरेंस भेजा था। इनका हेड था, कैबिनेट मिशन का हेड था, लॉरेंस था। तो भाई ये भारत आया, इन्होंने कहा कि चलो भाई हम तुमको ना आज़ादी दे रहे हैं, तुम एक काम करो, अपना संविधान बना लो, या संविधान चल रहा है तो अपने एक अंतरिम सरकार बना लो, अंतरिम सरकार। तो उसके लिए भाई एक संविधान सभा बनाई गई। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ना पूरे भारत में जो सीट्स हैं, मतलब इलेक्शन करवाने थे, अंतरिम इलेक्शन, तो इन्होंने पूरे भारत में कितने सीटें बना दी, 389 सीटें बना दी। उसमें से जो 93 थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स की, जो देसी रियासतें थी ना उनकी ये सीट्स थी। अब भाई देसी रियासतें लिख लेना, प्रिंसली स्टेट्स की। और जो भाई 296 थी ना वे थी ब्रिटिश इंडिया की। क्योंकि आपको पता होगा जब भारत पर अंग्रेज राज कर रहे थे तो 2 प्रकार के हमारे उसमें राज थे। एक तो देसी रजवाड़े कि भाई उनका अपना राजा है, वे अपने आप काम करो, उन पे कोई अंग्रेजों का वो नहीं था। और एक था भाई अंग्रेजों के अंडर। तो अंग्रेजों के अंडर पूरी 389 सीटें बनाई गई। और यहाँ पर अंग्रेजों की जो सीटें थी, जो ब्रिटिश इंडिया में सीटें आई, वो 296 और इनके पास आई 93। इसमें क्या होने थे भाई, इसमें तो इलेक्शन होने थे यहाँ पर तो, और ये ना अपने आप आने थे भाई। मतलब मान लो एक राजा है, मान लो मैं हूँ राजा, कहाँ का, जयपुर का। तो जयपुर का जो राजा है वो भाई अपने बिहाफ पे एक बंदा भेज देता था कि भाई जा अपने कैबिनेट मिशन में जाके भाग ले ले। तो भाई इन 296 में क्या हुआ, यहाँ पर होता है हमारा 296 में 2 प्रकार के थे। एक तो गवर्नर प्रिंसली और एक थे कमिश्नर। तो इसमें भी भाई 2 थे। एक तो 292 सीट्स यहाँ पर थी, ये 4 थी। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर भाई याद कर सकते हो। तो फिर भाई इलेक्शन हुए इन 296 सीटों पर। तो इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई, कांग्रेस के पास आई भाई 208। मुस्लिम लीग के पास कितनी आई, मुस्लिम लीग के पास आई 73 और भाई बची हुई चली गई अन्य के पास। ठीक है, अभी बात करते हैं जो संविधान सभा है। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कहाँ होती है, रुको मैं एक बार इसको साइड कर लेता हूँ। तो देखो ये जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब होती है, ये होती है 9 दिसंबर को। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मतलब इस जो संविधान सभा की पहली बैठक है उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। पर भाई ये ना कुछ समय के लिए थे, मतलब 1-2 दिन के लिए थी, ये परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे। परमानेंट हमारे कौन बने संविधान सभा के अध्यक्ष, वो बने हमारे राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने ये इस संविधान सभा के। और यहाँ पर जो इसी संविधान सभा का जो लॉ मेकिंग प्रेसिडेंट था, जस्ट अ मिनट, इसको और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं। लॉ मेकिंग प्रेसिडेंट मैं याद करवाऊंगा, चिंता मत करना भाई, वो थे जी.वी. मावलंकर। फिर इसी के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट सभा के वो थे हमारे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, वी है ये, V.T. कृष्णमाचारी।
और भाई हमारी जो संविधान है वो लिखा किसने है, जो संविधान की हमारी पुस्तक है वो लिखी किसने है, कैलीग्राफी किसने की है, कैलीग्राफी वो की है प्रेम बिहारी रायजादा जी ने, प्रेम बिहारी नारायण नारायण रायजादा। और भाई ये तो इन्होंने किस में लिखी है, इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखने वाले तो ये हैं, हिंदी में भी लिखी थी ये, हिंदी में किसने लिखी है, वो लिखी है वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखी है। अच्छा, इसको सजाया किसने, डेकोरेट किसने किया, जो हमारी संविधान की पुस्तक है, डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को पिता कहा जाता है। तो देखो अब भाई आप याद कैसे करोगे, मैं बताता हूँ ना कैसे याद करनी है। तो देखो एक बार मैं पेन बदल लेता हूँ, ये देखिए। तो देखिए प्रेसिडेंट तो भाई सीधा ही याद हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अभी ना लॉ मेकिंग में आएगा कि लॉ मेकिंग, तो लॉ आपको क्या करता है, जीवन का अधिकार देता है। लॉ अगर मान लो भाई कानून देश में ना हो, वैसे तो भाई अमीरों का ही कानून बन के रह गया है, जैसे अभी सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। पर अगर कानून नहीं हो तो आप जी भी नहीं सकते भाई, कोई और टपका के भाग जाएगा। तो जीवन, तो ऐसे याद रखते हो लॉ जीवन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे याद कर सकते हो, तो देखो हाई कोर्ट से याद कर सकते हो HC। सबसे ऊपर कौन होती है, सुप्रीम कोर्ट, फिर वाइस ही तो हुई ना सुप्रीम कोर्ट की, भाई ये एक ट्रिक है। तो वाइस छोटी कोर्ट होगी तो वो होगी HC मुखर्जी। तो ऐसे याद कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी। और वाइट, तो वाइट कपड़े पहनते हैं ना हाई कोर्ट में, तो वाइट से याद किया था मैंने ऐसे। तो ये भाई कैलीग्राफी। तो प्रेम बिहारी रायजादा, तो आप कैसे याद कर सकते हो, जो भाई इंग्लिश में ना भाई एक ट्रिक है, प्लीज़ इसको मन पे मत लेना। तो भाई देखो तुम्हें पता है बिहारी लोग हैं वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती होगी। तो ऐसे याद करना है कि भाई बिहारी है, उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छी लिखाई है, वो लिखते हैं राइटिंग। तो भाई बिहारी ऐसे। और हिंदी कृष्ण जी ने क्या लिखवाई थी, गीता हमारी किस में, हिंदी में है ज़्यादातर। तो ऐसे याद रखते हैं। तो संविधान सभा है वो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखी है, तो ऐसे याद किया था भाई। और नंदलाल बोस जी ने यहाँ पर डेकोरेट की थी, और भीमराव अम्बेडकर जी थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिख लेना, जस्ट अ मिनट। इसमें एक और चीज़ है, चीफ ड्राफ्टमैन। एक तो ना मेरे को स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई असेंबली डेट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, वो थे SN मुखर्जी जी, SN मुखर्जी। तो देखो चीफ ड्राफ्टमैन, तो चीफ ड्राफ्टमैन कौन है, सन SON। तो सन SN है, तो भाई सन से याद रखा। देखो दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ एक बारी। ला कौन बनाएगा, जीवन में होगा GV मावलकर। आपको ना बस आगे के याद रखना, अपने आप हो जाएगा। वाइस मतलब हाई कोर्ट है, उसमें वाइट कपड़े पहनते हो तो वाइस, HC और वाइट, ठीक है। और ड्राफ्टमैन, तो सन है कोई आपका जो ड्राफ्टमैन है, चीफ ड्राफ्टमैन है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। कैलीग्राफी भाई इंग्लिश में बिहारी लोगों की अच्छी काफ़ी इंग्लिश होती है, तो उनकी लिखाई अच्छी होती है। हिंदी, तो हिंदी में हमने कृष्ण जी की गीता से किया था। तो भाई इतने सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भाई कितनी आसानी से याद करवा रही है यार। तो देख रहे हो तुम हमारी मेहनत। तो ये हो चुका अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अगला है, किस ओलंपियन ने ए शॉट एट हिस्ट्री माई आबासी जर्नी टू ओलंपिक, रुको भाई इंग्लिश में करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा ये।
अ शॉट एट हिस्ट्री माई ओबेस्यू जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। तो भाई इतनी बारी करवा चुका हूँ, जो जिसने भाई पूरे पूरे अटेम्प्ट किए ना उनको पता है भाई ये किन की किताब है। तो बताओ, अ शॉट एट हिस्ट्री, भाई तुम्हें पता है 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किन्होंने जीती थी? ये जीती अभिनव बिंद्रा जी की किताब है। अच्छा, इसमें पिछली बारी मैंने 5 किताबें करवाई थी, उनको रिकॉल करें। एक तो थी हमारी डॉलर बहू, डॉलर बहू। एक हमने कही थी इम्परफेक्ट, ये भी हमने ट्रिक से याद की थी, इम्परफेक्ट। अशूटेबल बॉय, अशूटेबल बॉय। अनशूटेबल बॉय था, अनशूटेबल बॉय। और एक था एन अननोन इंडियन, एन अननोन इंडियन। तो देखो, डॉलर बहू, बहू आप क्या चाहते हो? सूदी आए, मतलब भाई सूदी, सूदी हो तो सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। बहू से क्या था? सूदी आए, सुधा मूर्ति। इम्परफेक्ट, भाई संजय दत्त है, इम्परफेक्ट है क्योंकि इतने ज़्यादा नशे किए थे उसने, तो संजय दत्त से याद किया था हमने, इम्परफेक्ट है वो संजय मावलंकर, नहीं नहीं मंजरेका, भाई मंजरेका, मंजरेका। अशूटेबल बॉय, शूटेबल बॉय को होते हैं भाई वो जो सेठ के घर पैदा होते हैं, मोटा पैसा होता है उन पर शूटेबल बॉय, तो इनके कहते हैं विक्रम सेठ, विक्रम सेठ। अनशूटेबल भाई तुम्हें पता ही है, अनशूटेबल क्या है भाई? करण जौहर, भाई उनकी हरकतें देख सकते हो ना, मतलब वो लगते नहीं है भाई, और ही प्रकार का प्राणी लगता है वो, करण जौहर। और अननोन इंडियन, भाई इंडियन ना, इंडियन अननोन है, मतलब अननोन कोई भी अपने पीछे चौधरी लगा लेता, चौधरी लगा लेता, तो ऐसे याद किया था हमने, निराद सी चौधरी। ठीक है, ये हमारी 5 किताब थी। वैसे किताबें तो हम अब तक कर चुके होंगे 100+। ये पर ये जो 5 है ना, ये कोई अलग से हैं, ये ऐसे ही 5 और करवा देता हूँ जो अलग से हमारी हो रही है। तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। तो हम 5 किताबें और करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो एक तो कर लेते हैं, एक तो है द गॉड फादर, गॉड फादर ऑफ सोल। भाई मैं याद करवाऊंगा, ये भी चिंता मत करना। अगली है द ग्रेट गैट्सबी। अगला है करेज एंड कन्विक्शन, करेज एंड कन्विक्शन। अगला है सिलेक्शन डेज, सिलेक्शन डेज। और उससे अगली है आ हैंडफुल ऑफ नट, आ हैंडफुल ऑफ नट्स। तो देखो, ये द गॉड फादर ऑफ सोल ये किन की है? ये है ब्राउन, ब्राउन, जेम्स ब्राउन, जेम्स ब्राउन। द ग्रेट गैट्सबी एफ स्कॉट फिट्जरलैंड। करेज एंड कन्विक्शन विजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह। और सिलेक्शन अरविंद अडिग, अरविंद अडिगा, अडिगा। अ हैंडफुल ऑफ नट्स रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। तो देखो, ये कैसे याद करेंगे? गॉड फादर ऑफ सोल, भाई गॉड फादर है, मतलब हम ना गॉड फादर, फादर के भी भाई ऊपर के, हमारी आत्मा है बहुत अच्छी है क्योंकि हम ब्राउन लोग हैं, ब्राउन रंग दे। तो भाई ऐसे याद किया था मैंने तो कि हम ना ब्राउन रंग के भाई इंडियन, और हमारी ना सोल है वो बहुत अच्छी है, मतलब गॉड फादर लेवल की सोल है, तो ब्राउन ऐसे याद की थी मैंने। ग्रेट, ग्रेट कौन है भाई? स्कॉटलैंड, फिनलैंड। ये ना भाई हमेशा देखोगे कि आप ना रैंक 1 में आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लो या भाई पैसे के मामले में देख लो, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं। तो ग्रेट है, मैंने ऐसे याद किया था, इसको स्कॉटलैंड बना लिया था और इसको फिनलैंड बना लिया था, तो एफ स्कॉट फिट्जरलैंड। तो भाई देखो वहाँ पर ऑप्शन आने, आपको लिखना तो आता नहीं है, तो ग्रेट है स्कॉट से, ऐसे याद किया था। करेज, करेज आपको ना, आपके अंदर करेज होगा तभी आप विजय प्राप्त कर पाओगे, जब आपके पास करेज होगा और कन्विक्शन होगा। इसलिए कहता हूँ भाई कन्विक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई के लिए भी, तो करेज और कन्विक्शन होगा जब भी आप विजय कर पाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आपके अपने काम पे अडिग रहना पड़ेगा, अडिग। और अ हैंडफुल ऑफ नट्स रस्किन बॉन्ड, ये मैंने भाई रस्किन बॉन्ड की भी करवाई हुई हैं, चलो इनको भी कर लेते हैं। रस्किन बॉन्ड की भाई कौन कौन सी किताबें हैं जो हमने करवाई हुई हैं? तो मैंने क्या कहा था, एक तो इनका घर था, कहाँ पर था? द रूम ऑन द रूफ। ये भाई पहले की वीडियो में ना मैं करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, इनकी ट्रिक नहीं बताऊँगा। द रूम ऑन द रूफ,
एक इनकी करवाई थी द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला। एक करवाई थी भाई, ये दिल्ली में रहता है, दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली इज नॉट फार। एक करवाई थी भाई इनके दिल्ली में क्या रिवर जाती है, एंग्री रिवर, एंग्री रिवर। फिर एक तीन उनकी किताब थी कि भाई आ गर्ल ऑन द ट्रेन, आ गर्ल इन द ट्रेन, इन द ट्रेन कोई लड़की बैठी है ट्रेन में, द ग्रेट ट्रेन स्टोरी, द ग्रेट ट्रेन स्टोरी। भाई गर्ल के साथ इसका प्रेम प्रसंग हो जाता है और वो ग्रेट बन जाती है स्टोरी, तो द ग्रेट ट्रेन स्टोरी। ये दोनों बुक अलग है भाई। और ये भाई क्या कर रहा था, ये ट्रिक बनाई थी हमने, रोड टू मसूरी। भाई ट्रेन में बैठा था, उसमें से कोई लड़की मिल गई और वह ग्रैंड ट्रेन स्टोरी बन गई, तो रोड टू मसूरी, मसूरी। अच्छा फिर हमने एक और की थी टाइगर इन द टनल, टाइगर इन द टनल। और कोई थी, अभी देखो अभी तो इतनी ही रिकॉल हुई हैं। तो ये है हमारी रस्किन बॉन्ड की। वैसे हम किन की कर चुके हैं भाई, हम सभी जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी कर चुके हैं। और भाई हम बॉलीवुड एक्टर्स की कर चुके हैं, हर एक बॉलीवुड एक्टर की लगभग। और भाई हम कर चुके हैं किन की, भाई कौन थी वो, अच्छा एक सलमान रश्दी की कर चुके हैं, सलमान रश्दी की पूरी बुक कर चुके हैं, 8-10 बुक थी इनकी। एक की थी हमने द गॉड ऑफ समाल थी, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की थी, अरुंधति रॉय जी की सारी किताब कर चुके हैं, इनकी भी 8-10 किताब थी। अच्छा फिर हम कर सकें जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की हम बुक्स कर चुके हैं। अभी बस मैं ये रैंडम करवा रहा हूँ धीरे धीरे, अभी हमारी ना 100+ बुक आराम से हो गई हैं। तो भाई धीरे धीरे बुक करवाएं, आप हर एक क्वेश्चन में देख सकते हो, एसएससी के हर एक उसमें हमें बुक्स देखने को मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन गोड़ी बादा या डॉकयार्ड कहाँ पर है? तो जो हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है लोथल में, लोथल में। ये भी याद करवाऊंगा, चिंता मत करना। तो देखो लोथल, पहले हम क्या कर चुके हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं हड़प्पा कालीन का। मैंने पहले 2 करवाए थे, एक तो करवाया था आपको हड़प्पा, एक करवाया था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस की खोज किसने की थी, ये पहले की वीडियो में बस रिवाइज करवा रहा हूँ। वो की थी दयाराम साहनी जी ने, कब की थी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी, आर.डी. बनर्जी ने की थी 1922 में, राखलदास बनर्जी द्वारा। हड़प्पा, हड़प्पा नाचते हैं ना, हो हड़प्पा हा हा हा, तो ये रवि नाच रहा, तो रावी नदी के तट के किनारे है। और मोहन, मोहन किसका नाम है, हिंदू का नाम है, तो सिंधु से याद किया था, सिंधु नदी के किनारे है। फिर हमने याद किया था कि भाई ऊपर क्या है, मांडा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर क्या आलमगीरपुर यूपी में मेरठ में है, दैमाबाद ये ना हमारे जो पहले हुए हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर तक था, नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र था, और इस साइड था सूत कैंडाडोर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर देखने को मिलता है। उसके बाद क्या याद किया था भाई कि हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला था, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला था। अब कर लेते हैं लोथल, लोथल में हमें क्या क्या मिला था और ये किस नदी के किनारे पे है। और ये दोनों वैसे पाकिस्तान में है, अभी ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं, और ये गुजरात में है। और गुजरात का एक और करवा देता हूँ, धोलावीरा, धोलावीरा ये भी गुजरात में ही है भाई। पहले तो करते हैं हम ये किस नदी के किनारे, तो लो सर, भोग ले लो, भोगवा, लो सर क्या ले लो, भोग ले लो, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा, ऐसे याद किया था भाई मैंने। तो ये भोग ले लो, भोगवा नदी के किनारे। और धोलो क्या, धोलावीरा, धोलो क्या, धोलो कच्छा, धोलो तो रण ऑफ कच्छ में है, ये रण ऑफ कच्छ में है। ये कब खोज हुई थी, इसकी हुई थी 1955 में। और जो धोलावीरा है उसकी खोज हुई थी, इसकी खोज हुई थी शायद 1967 1968 के आसपास इसकी खोज हुई थी। जो इसकी भोगवा की खोज की थी, जैसे इनके दो दयाराम साहनी जी ने और राखलदास बनर्जी जी ने, ऐसे ही इनकी खोज की थी, वो की थी SR
SR राव जी ने, और इसकी की थी RS बिष्ट। RS बिष्ट ये याद करवाऊंगा, चिंता मत करो भाई, ये भी याद करवा दूंगा। RS बिष्ट या JP जोशी, JP जोशी जी ने इसकी खोज की थी। तो देखो, लो भोग ले लो सर, SR सर, 100% लिटरेसी सर, लो भोग ले लो सर, SR सर 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 भोग ले लो। ऐसे फिर भाई ये देखो, लो गुजरात में दो ही हैं धोलावीरा, तो SR RS, तो भाई लो भोग ले लो सर से याद हो जाएगा, और धोलावीरा RS बिष्ट और JP जोशी आप ऐसे याद कर सकते हो बड़ी आसानी से। अभी भाई लोथल में भी देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो देखो, लोथल में हुआ एक तो डॉकयार्ड, एक ना भाई कबर हुई है जहाँ पर 3 लोग एक साथ दफनाए गए थे। 3 युगल हैं उनके ना एक साथ दफनाने के यहाँ पर मिले। यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, क्योंकि देखो लोथल क्या समुंदर के किनारे, डॉकयार्ड क्या होता है, बंदरगाह होता है भाई, डॉकयार्ड बंदरगाह कहते हैं इसको। तो आपको मनके कहाँ पर मिलेंगे, समुद्र किनारे, तो यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, बनाने के कारखाने, और एक हाथी दांत का पैमाना मिला, हाथी दांत का पैमाना। अभी भाई देखो, जहाँ पर डॉकयार्ड होंगे, बंदरगाह होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े सामान आते होंगे तो हाथियों से खिंचवाते होंगे, तो हाथी दांत का पैमाना ऐसे याद किया था भाई मैंने, तो हाथी दांत का पैमाना मिल गया। मन के कहाँ पर, समुद्र में मिलेंगे भाई। अगर समुंदर है चारों तरफ तो दफनाने की जगह कम है, तो यहाँ पर 3 लोगों को एक साथ दफना दिया। तो और यहाँ पर समुद्र किनारे क्या मिलेंगे आपको, मिलेंगे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। तो भाई अभी तो बस आपको यही याद करने हैं, अभी धीरे धीरे देखना, मैं आपको इतने चीज़ें याद करवा दूंगा, सभी ट्रिक से करवा दूंगा, चिंता मत करना। अगला है 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने छात्रों को सभी अधिकारियों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। डैश के रूप में जाना जाने वाला उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो कौन सा अभियान था, वो था यंग बंगाल आंदोलन, ये था युवा बंगाल आंदोलन, इंग्लिश में करके दिखाता हूँ, यंग बंगाल मूवमेंट ये था। अच्छा भाई, जो ये हिंदू कॉलेज था कलकत्ता का, जो कलकत्ता का, जो कलकत्ता का ये हिंदू कॉलेज था, इसकी ये कब ये स्थापित हुआ, तो ये हुआ था 1817 में। किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन रॉय द्वारा, और प्लस इनके साथ थे और कौन थे, एक तो थे राधा कांता देव जी, और एक अंग्रेज भी था डेविड हारे। तो इन 3 लोगों ने मिलकर भाई इसको, जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता का है, उसको शुरू किया था। और भाई राजा राम मोहन राय के बारे में रिवाइज करवा दूं, तो राजा राम मोहन राय ने क्या क्या काम किए थे भाई। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की खोज की, 1828 में इन्होंने ब्रह्मा समाज की वो की खोज, 1829 में भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। फिर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस और मोनोथिज्म के ऊपर। और क्या किया था इन्होंने, अच्छा अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय से ये पहले ही करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवाई हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल मूवमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, विच इज द वीकेस्ट इंटरमोलर फोर्स कंसिडर एज द वैन डेर वालस फोर्स often found in halogens, noble gases and other non-polar molecules। हिंदी में करके दिखा देता हूँ। हैलोजन उत्कृष्ट गैसों और अन्य अध्रुवीय अणुओं में पाए जाने वाले वोंडर वॉल्स बल के रूप में माने जाने वाले सबसे कमजोर अंतर्वणिक बल कौन सा, तो वो है लंदन परिप्रेक्षण बल, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच क्रोमोसोम्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मास्क्ड mRNA फॉर अर्ली डेवलपमेंट। तो कौन सा क्रोमोसोम है वो इन्वॉल्व है कि प्रोडक्शन में मास्क्ड mRNA फॉर अर्ली प्रोडक्शन में, तो वो है हमारा लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम।
तो ये लैम्ब्रूस क्रोमोसोम क्या होता है, इसकी मैं एक बार ये डेफिनेशन निकलवा देता हूँ आपको। तो जो ये लैम्ब्रूस क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम ये एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम होता है। ये एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम होता है। यह केवल ग्रोइंग ओक्टाइस या इमेच्योर एग सेल में मिलता है। इमेच्योर एग सेल्स में मिलता है। और ये किस में नहीं पाया जाता भाई, जो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम है यह मैमल्स में नहीं पाया जाता, मैमल्स में नहीं मिलता। तो यह क्या है, एक प्रकार का स्पेशल क्रोमोसोम है जो ग्रोइंग अवस्था होती है, इमेच्योर सेल होता है। जो मतलब देखो, इमेच्योर एग सेल जो अंडा देते हैं वो मैमल्स नहीं होते हैं। मैमल्स कौन होते हैं, जो सीधा ही बच्चा पैदा करते हैं। तो जो जिनके पास अंडा होता है, मान लो मुर्गी, तो मुर्गी में होगा ये लैम्ब्रूस क्रोमोसोम, जो कि भाई मदद करता है किसी भी केवल ग्रोइंग करने में। तो ये उसमें पाया जाता है लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेस्टिवल ऑफ रामनवमी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ्स। तो रामनवमी है वो कब, देखो भाई अभी चला हुआ अप्रैल। तो नवमी कब आती है, नवमी आती है हमारी जब हम नवरात्रे कर लेते हैं ना, तो 9वें दिन हमारी नवरात्रों के बाद 9वें दिन आता है हमारी राम नवमी। तो ये कौन से महीने में होती है, ये होती है हमारी चैत्र महीने में, चैत में। अभी बात करते हैं भाई, हिंदू कैलेंडर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कार्तिक महीने में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा दिवाली या दुशहरा। ऐसे भाई ये आपको याद करने को, फागुन में आपको होली देखने को मिलती है। तो मैं आपको पहले 6 मंथ करवा देता हूँ आज। तो पहला मंथ होता है चैत्र, दूसरा होता है वैशाख। भाई देखो बहुत सारे बच्चों को आते होंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं आते होंगे। अगला होता है ज्येष्ठ कह लो या जेठ। फिर होता आषाढ़, फिर होता श्रावण, भोले बाबा का महीना। और फिर होता भाद्रपद। ये कब होता है, ये होता है मार्च टू अप्रैल, जो कि अभी लगा हुआ है। और भाई अपना जो नव वर्ष है वो अप्रैल में शुरू होता है। ये होता है अप्रैल टू मई, ये होता है मई टू जून, ये होता है जून टू जुलाई, ये होता है जुलाई टू अगस्त, और ये होता है अगस्त टू सितंबर। तो देखो आपको ना ये 5 बारी याद करने, पहले 6 मंथ करवा दिए, चैत्र वैशाख जेठ साढ़ श्रावण भादवा। तो हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई हरियाणा में, चैत वैशाख जेठ साढ़ सावण भादवा। चैत वैशाख जेठ साढ़ सावण भादवा, चैत वैशाख जेठ साढ़ सावण भादवा, चैत वैशाख जेठ साढ़ सावण भादवा। तो देखो अगर आपको नहीं याद होते हैं तो जेठ होता है भाई, बहुत ज़्यादा लू चलती है इसमें। ये क्या होता है, मई और जून का महीना होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपका जो जेठ होता है औरतों का, तो वो उसे पल्लू करती हैं। आपको वैसे भी देखा होगा भाई, गर्मी में ना लड़की हैं वो अपने मुंह पे ना पल्लू बांध लेती हैं। तो जेठ आपको याद हो जाएगा कि मई और जून में होता है। फिर भोले बाबा का सामण का त्यौहार आ गया, श्रावण कह देते हैं, वो होता है जुलाई और अगस्त में। उसके बीच में आ जाएगा आषाढ़ में भाई क्या गंदी गर्मी बनती है। फिर आ जाएगा भाद्रपद आ जाएगा भाई अगस्त सितंबर में। इसमें भाई चिपचिपी गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून आ जाता है। मानसून आएगा तो भाई चिपचिपी गर्मी हो जाती है। तो ऐसे याद रखना है आपको। तो ये मैंने आपको 5 के 5 वो करवा दिए हैं। और भाई इनको ना रिपीट करते रहना, चैत्र वैशाख जेठ साढ़ सावण भादर, चैत्र वैशाख जेठ साढ़ सावण भादर, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि यार ये ना मैं याद तो करवा दूंगा ट्रिक से, पर कहीं किसी और बोलने जाते हैं, आपके रीजनल लैंग्वेज में कुछ और बोले जाते हैं, तो ऐसे याद करने आसान हो जाए। आप अपनी मम्मी के पास जाना और भाई पूछना कि हमारे ना जो हिंदू कैलेंडर मम्मी कैसे बोलते हैं, क्योंकि भाई हर एक जगह ना थोड़ा थोड़ा अलग बोलते हैं। चैत्र को और कुछ बोल देते होंगे थोड़ा। हाँ ये वैसे शुद्ध हिंदी है, पर भाई जैसे रीजनल लैंग्वेज हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं हरियाणा में, चैत्र वैशाख जेठ नहीं बोलते, जेठ बोलते हैं। इसको आषाढ़ नहीं साढ़ बोलेंगे, श्रावण को सामण बोल देंगे, और भाद्र को भादवा बोल देंगे। तो ऐसे बोलते हैं भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नोन एज फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह है वो कब शुरू किया था, तो वो भाई आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ, महात्मा गांधी जी के बारे में पूरा फिनिश करवा चुके हैं, बस रिवाइज करेंगे। चंपारण मूवमेंट है वो इनका फर्स्ट माना जाता है। कब शुरू किया था इन्होंने? 1917 में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? 1942 में। इसमें इन्होंने दो नारे बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। डू और डाई इन्होंने दिया था महात्मा गांधी जी ने, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही 1918 के हमें देखने को मिलते हैं। अहमदाबाद मील का और खेड़ा सत्याग्रह हमें 1918 में ही देखने को मिलते हैं। फिर भाई गांधी जी का भाई बताया था कि 1869 में इनका पोरबंदर में गुजरात में जन्म होता है। माता का नाम पुतलीबाई होता है, पिता और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी होता है। फिर इन्होंने क्या किया? 1893 में ये चले गए भाई कहाँ पर? साउथ अफ्रीका, दादा अब्दुल्ला जी का केस लड़ने के लिए। फिर भाई इन्होंने वहाँ पर जाते ही 1894 में नटाल कांग्रेस बना दी थी। नटाल कांग्रेस पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ। फिर भाई इन्होंने क्या किया? 1903 में इंडिया ओपिनियन नाम की पत्रिका निकाली, इंडिया ओपिनियन। फिर 1904 में भाई इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये सब कुछ ना कहाँ कर रहे हैं? ये सब साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं। फिनिक्स पत्रिका निकाले। फिर 1910 में इन्होंने टोल्स्टॉय फर्म शुरुआत की, जो कि जोहानबर्ग में था, जोहानबर्ग। फिर भाई ये क्या करते हैं? ये आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत में। इसी दिन भाई हमें NRI डे बनाते हैं, बस यही याद रखना है। और भाई इनकी बुक भी करवा देता हूँ। एक इनकी बुक थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, भाई क्या पता कितनी अनगिनत बार आ चुकी होगी ये। तो अभी तो यही याद रखो इनकी बुक है, और मैं पूरे अच्छे करवाऊंगा, बस इनको ये याद रखो। 1894 में नटाल कांग्रेस, 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, 1910 में टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। अच्छा, 1893 में एक और भाई शिकागो में यहाँ पर स्पीच दे रहे थे। इसी टाइम पे कौन दे रहे थे बताओ? स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर शिकागो में स्पीच दे रहे थे 1893 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बस अरे इसका राइट आंसर हो जाए चंपारण। अगला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडोप्ट किया था हमने? ये किया था 1949 को 26 नवंबर। और बाई 26 जनवरी 1950 को हमने ये लागू कर दिया था। अडोप्ट तो कर लिया था 26 जनवरी को, पर इसको भाई लागू कर दिया था 26 जनवरी 1950 को। अब पूछो कि 26 जनवरी को ही क्यों किया था? तो पिछली वीडियो में मैंने करवाया था 11 में PQR में कि भाई 1930 में रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में भाई पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो उस 26 जनवरी को ही पकड़ के यहाँ पर सीधा इन्होंने 1950 में 26 जनवरी को ही इसलिए हम क्या बनाते हैं बताओ भाई? रिपब्लिक डे। चलिए, और तो मैंने संविधान के रिलेटेड आज और कुछ नहीं करवाने वाला भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बस आज इतना ही याद करो। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड, हिंदी में करके दिखा देता हूँ भाई। कब अपनाया था? तो 1949 में अपनाया था। अगला, बेवार नामक खेती एक आदिम रूप से किस राज्य में की जाती है? तो जो बेवार खेती है वो कहाँ पर की जाती है? वो की जाती है मध्य प्रदेश में। तो देखो इसको भाई मैंने कैसे याद किया था भाई, देखो यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिक्स है यार, मन में मत लेना। मध्य बेवड़ा है, जो बेवड़ा है वो मध्य रोड के मध्य में जाके पड़ जाएगा। बेवार मध्य रोड के पी के भाई पड़ेगा बेवड़ा आदमी रोड के मध्य में, तो ऐसे याद किया था भाई मैंने। तो बेवड़ा मध्य प्रदेश में होती है। प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है, प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। अगला है इब्न बतूता है हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, ओरिजिनली बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये कहाँ का रहने वाला था? ये था मोरक्को का, पहले ही करवा चुका हूँ भाई। देखो अपना जितने जितने आगे आते जाएंगे ना, मैंने क्या बताया कि आपने जिसने भी 10 प्रैक्टिस सेट किया होगा ना, अभी वो 12 से 13 क्वेश्चन आराम से निकाल रहा है 25 में से। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं, तो यही आ रहे हैं। तो इब्न बतूता है, हम पहले ही कर चुके हैं। ये कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इसकी किताब क्या नाम था? इसका किताब का नाम था रिहाला। ठीक है, ये किसके समय में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय में आया था। अभी इसके साथ हम 2-3 और याद कर लेते हैं।
अभी एक तो कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। फिर भाई 2 और 3 बंदों के और करवा देता हूँ मैं। एक तो था निकोलो, ये भी याद करूँगा भाई, निकोलो दी कोंटी, दी कोंटी, कोंटी, ये कहाँ का रहने वाला था? इटली का। फिर आया भाई निकितीन, निकितीन। फिर आया अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। देखो ये किसके समय में आया था? ये आया था भाई देवराय प्रथम जी के समय में, देवराय प्रथम। ये भी देवराय प्रथम जी के समय में आया। ये आया देवराय सेकंड के टाइम पे। अभी मैं वो नहीं करवा रहा कि भाई कृष्ण देवराय के समय में कौन आया है, पहले बस यही याद रखो। ये भी नहीं पता होगा आपको देवराय, देवराय कौन है, बस ये याद रखो भाई। अभी मेडिवल में ही है ये। तो क्या था, दिल्ली सल्तनत तो ऊपर थी, और ये जो भाई ये चल रहे हैं ना, ये नीचे चल पड़े थे इन्हीं के टाइम में। तो बस अभी ये याद रखो, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो देखो इनको कैसे याद करोगे? तो देखो मैंने भाई कैसे याद किया था, निकोलो, निकोली, निकोली को क्या था, निकलो, निकलो जल्दी निकलो। निकितीन से क्या था, नितिन, नितिन, निकलो नितिन, अब्बू के साथ, अब्बू या अब्दुल, अब्दुल भी बोल सकते हैं उसको, अब्दुल के साथ। तो निकलो नितिन अब्दुल। देखो यहाँ पर देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड। बस आपको यह याद रखना कि देवराय प्रथम के 2 हैं, निकलो नितिन, अब्दुल के साथ अब्दुल, अब्दुल रजाक, ऐसे याद करने हैं। निकलो से बना निकोली दी कोंटी, नितिन से बना निकितीन, और अब्दुल से बना अब्दुल रज्जाक। देख रहे हो कितने गजब की ट्रिक ला रहा हूँ मैं। अगला है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल अरेंज्ड। तो जो कौन से उस पे हमें क्लोरो, हिंदी में करके दिखा देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है? जस्ट तो ये होता हमारा थाइलोकोइड पे, थाइलोकोइड से उस पे होता है हमारा क्लोरोफिल। अभी हम बात करते हैं भाई प्लास्टिड्स की, क्योंकि हमारा प्लास्टिड सेल का हमने लगभग सभी चीज़ कर चुके हैं। अभी हमारे रहे हुए हैं प्लास्टिड्स। ये बेसिकली आपको किस में देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें केवल प्लांट सेल में देखने को, प्लांट सेल में, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। इनके पास भाई खुद का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं खुद के। अच्छा, इसी प्लास्टिड को ना हम 3 भागों में यहाँ पर बांट देते हैं। एक, ये आ गया 2, एक आ गया 3। तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, चिंता मत करो ये भी याद करूँगा भाई, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये ना ग्रीन कलर देने, ये क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना उनकी पत्तियों में होता है। तो प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट। और ये क्या काम करता है भाई? ग्रीन रंग देने का काम करता है, ग्रीन रंग। क्रोमो, क्रोमो क्या देता है? ये कलर देने का काम करता है। कौन कौन सा भाई? ऑरेंज, ऑरेंज, रेड और येलो। देखो तीनों ना एक से कलर है, तो ऐसे याद कर सकते हो भाई, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है भाई? स्टोर करता है, क्या क्या स्टोर करता है? ये स्टार्च, फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह। और ये ना कलरलेस होता है, कलरलेस प्लास्टिड है ये, कलरलेस प्लास्टिड। और जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो ये तो क्या देगा आपको? ग्रीन कलर देगा। ये क्रोमो क्या देगा? ऑरेंज, रेड, येलो। पर ल्यूकोप्लास्ट भाई कोई भी कलर नहीं देता, बल्कि ये स्टोरेज का काम करता। अच्छा, फिर ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये भी भाई हम इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का 1, 2 और 3। एक तो होता भाई, इनको याद करवाऊंगा, ये आपको याद नहीं होंगे, एमाइलोप्लास्ट। फिर होता इलायोप्लास्ट, फिर होता एलेरोप्लास्ट।
तो पता है आपको ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है, तो एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, ये करता है भाई कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर, कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट एक ही है। इलायोप्लास्ट क्या करता है, फैट को स्टोरेज, और भाई इलेरो क्या करता है, प्रोटीन को स्टोरेज। अब भाई मेन चीज़ तो है ना कि याद कैसे करोगे, तो चलिए माई देखो कार्ब किस में होता है भाई, पता ही होगा, आलू में होता है, आलू के बनते हैं चिप्स। तो आप ना चिप्स को देखते बोलते ए माई मेरे हैं भाई, ये चिप्स ना मेरे हैं, मेरे को दे भाई ये चिप्स ना मेरे हैं। और फिर भाई फैट को आपने कैसे याद किया करोगे, ये ला ये दूध ना मेरे को दे, ए ला ये दूध, क्योंकि भाई क्या है फैट किस में होता है, दूध में होता है, दूध में फैट होता है। बच्चे हैं वो दूध को नहीं पीते, तो उनके पिताजी कहते हैं ए ला मेरे को फैट दे, ये फैट है ना मेरे को दे, मैं खाऊंगा। और भाई ए माई चिप्स है, भाई बच्चे इंग्लिश में बोलते ए माई चिप्स है, पिताजी कहेंगे ए लाओ मेरा दूध लाओ भाई। और एलेरो से याद करो एलोवेरा में क्या होगा, प्रोटीन होगा भाई, ट्रिक है ये बस, क्योंकि एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो बस ऐसे ही याद किया था भाई मैंने। तो एलोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ऐसे बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। कितनी ट्रिकें करवाऊंगा मैं आपको, इसलिए तो कह रहा हूँ बार बार में बोल भाई, सुनो उनको, अपने आप याद हो जाएंगी वो। द मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द एटलीस्ट। तो मेन वर्कर कौन होता है, जो मेन वर्कर होता है ना वो भाई 183 दिन से ज़्यादा काम करेगा, मतलब माने तो 6 महीने से ज़्यादा काम करने वाला मेन वर्कर होता है। और जो मार्जिनल मतलब जो कभी कभार वर्क करता है, मार्जिनल वर्कर वो होता है जो 183 दिन से कम, मतलब 6 महीने से मान ले भाई 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, या 3 महीने 4 महीने, मतलब साल में ना उसने 6 महीने से कम काम किया तो मार्जिनल है। और जो 6 महीने से ज़्यादा काम कर रहा है तो वो होता है मेन वर्कर। चलिए आगे चलते हैं। तो 183 डेज उसका लगा दिया था ना मैंने, थाइलाकोइड्स, ठीक है। अगला है लाई हरोबा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो लाई हरोबा है वो कौन से डांस में है, तो ये हमारा मणिपुरी डांस। तो देखो मणिपुरी डांस करवा देता हूँ, पहले हम क्या क्या कर चुके हैं वैसे, चलिए बाद में करते हैं वो। तो मणिपुरी भाई जैसे कि नाम से पता ही चल रहा होगा कहाँ का है, मणिपुर का है। ये एक इंट्रोवर्ट डांस होता है। इंट्रोवर्ट क्या है भाई, ये ना ऑडियंस से सीधी नज़रें नहीं मिलाते, अपने भाई अपने में ही मस्त रहते हैं। और एक ये वैष्णोवाइट डांस है, मतलब क्या है ये भाई विष्णु भगवान के लिए डांस किया जाता है। इसकी फॉर्म होती हैं, इसकी बहुत सारी फॉर्म है। एक तो हमारी रासलीला जो कि राधा और कृष्णा जी के प्रेम को दिखाती है, राधा और कृष्णा जी के बारे में हमें बताती हैं। फिर अगली जागोई एंड चोलम होती है। इसमें क्या पुंग ड्रम बजाया जाता है, पुंग ड्रम बजाते हैं इसमें। अच्छा फिर एक क्या होती है, एक होती है ठांगता, एक होती है लाई हरोबा जो कि यहाँ पर ही है, लाई हरोबा। अच्छा इसमें फिर हम बात करते हैं कि भाई इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन है। तो देखो मणिपुरी में ना एक तो आपको देवी दिखे, जिसके पीछे में भाई आपको देवी दिखे तो 95% चांस है कि आपको वही आंसर मिलेगा मणिपुरी। ऐसे वैसे भाई इनकी जो फेमस हैं बिम्बावती देवी। और भाई मणिपुर के सबसे जो फेमस है वो है गुरु बिपिन सिंह। इनको भाई हंजाबा का टाइटल मिला हुआ, हंजाबा। ये किसने दिया था, जो मणिपुर के किंग थे ना उन्होंने इनको हंजाबा का टाइटल दिया था। एक है फिर भाई झावेरी सिस्टर्स, फिर है निर्मला मेहता, और फिर देवयानी चालिया। एक है चारू माथुर। तो देखो भाई मैंने तो इनको बताऊं कैसे याद किया था। देवी का तो भाई सीधा ही था कि देवी आएगी। गुरु बिपिन सिंह भाई वैसे याद हो गया था मेरे को, ये तो आपको इतने मौके दे लिए होंगे, आपको पता है। झावेरी सिस्टर्स भी भाई याद हो गया होगा।
देखो मैंने फिर ये दो नाम है ना, निर्मला भी भाई नॉर्मल नाम है, निर्मला भाई आप वहाँ से भी याद होगा भाई, प्रेमचंद जी की भी है। तो देखो आपने ये नाम याद करने, तो देखो अगर आपके पास मनी होगी तो ये नाम माथुर है, माथुर। तो आपको ना मैथ आ जाएगा, चारों ओर आपको मैथ दिखा, क्योंकि मैथ की यार मैथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब जिसको नहीं आता उसके लिए तो है। तो मनी होगी तो मैथ आ जाएगा चारों तरफ, और आप ना भगवान बन जाओगे उसमें, देव यानी, मतलब भाई मैथ आ गया तो आप देव यानी भगवान बन जाओगे भाई। तो ऐसे याद किया था मैंने। तो ये हो गया अपना उसका। तो अभी भाई कत्थक एक्सपोनेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमने क्या किया था, भरतनाट्यम के भी किए हुए हैं, पहले रिवाइज तो करने पड़ेंगे ना, भरतनाट्यम। और एक किया था सत्रिया भाई। इनके एक्सपोनेंट्स रिवाइज करवा रहा हूँ, पिछली वीडियोज में करवा चुका हूँ, फिर बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कई बच्चे सोचेंगे कि ना सर इतनी गंदी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। भाई लिखनी पड़ती है ना, अभी मैं पूरा लिखूंगा तो 50 मिनट की तो वीडियो पहले ही बन गई है, तो फिर 2 घंटे के आसपास चले। तो कथा हम कब करवाते हैं, अस्त होने के पास, तो अस्ताना सिस्टर्स। फिर कथा के बाद हमें क्या मिलता, प्रसाद मिलता। प्रसाद में हमें 3 थे, ईश्वरी प्रसाद, कालका प्रसाद, और क्या था, ईश्वरी, कालका और नारायण प्रसाद। ठीक है। फिर हमारे गुरुजी आते हैं, तो 3 गुरु थे, लच्छू महाराज आते हैं भाई, महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और बिरजू महाराज, ये 3 महाराज हो गए। फिर भाई हम क्या करते हैं, कुमकुम का टीका लगाते हैं, कुमकुम धर, अवनी लाखिया, नहीं लाखिया था एक, फिर एक था नारायण, एक था धन मिलता भाई, धन। और बस यही थे हमारे 10-15 नाम हो गए। भरतनाट्यम में क्या होते भाई, साराबाई था, साराबाई, इसमें 2 थे, मिरालने साराबाई। और फिर आ जाती है हमारी कौन, एक तो नर्तकी नटराज। फिर भाई आई वाली 3 थी, आई तो मीनाक्षी, एक थी रुक्मणी देवी अरुंडल, एक थी यामिनी कृष्णामूर्ति यामिनी। तो आई वाली ये 3 हो गई। फिर नर्तकी नटराज, फिर भाई हेमा मालिनी भी जी करती हैं, ये हेमा मालिनी। फिर भाई अलार्म वैली थी, क्योंकि भारत के लोग अलार्म लगा के सोते हैं, अलार्म वैली। फिर भारत के लोग भाई सुबह उठते हैं, अपने माता पिता के पैर छूटते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम। तो भाई ये 10-12 नाम ये हो गए भरतनाट्यम से। ये नहीं करवाने वाला भाई, 1910 में इसको बैन कर दिया गया था। कथा है भाई, पेट्रोनाइज था, मुगल से 3 घराने होते हैं। ये यार मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, बस एक्सपोनेंट्स करवा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियोज़ में मैं करवा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जैसे सत्रिया भाई, आपको पता है 2000 में इसको क्या बनाया गया था, एक क्लासिकल डांस दिया गया था। इसके जो फाउंडर हैं वो शंकरादेव जी को कहा जाता है, शंकर देव। इसके भी भाई एक्सपोनेंट्स थे, एक तो जतिन स्वामी जी थे, जतिन स्वामी, और कौन थे भाई, शंकर देव थे, और एक थे 2019 में उन्हें भारत रत्न मिला था, विपिन हजारिका, नहीं हजारिका ही था भाई, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ बार में, हजारिका था 2019 में, उनका यार पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। जतिन गोस्वामी, और एक थी हमारी अनीता शर्मा, एक थी हमारी पुष्पा। तो ये हमारे नाम किसके, सत्रिया से। तो हमारे 4 क्लासिकल डांस हो चुके हैं अभी, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया और मणिपुरी। तो 4 हो चुके हैं, 4 ही और बचे हैं, उनको भी मैं जल्दी करवा दूंगा भाई, ट्रिक से करवा रहा हूँ सभी के सभी। देख रहे हो कितनी आसानी से ट्रिक से करवा दे रहा हूँ। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द सांबर लेक लोकेटेड। तो जो सांबर लेक है वो कहाँ पर है, तो देखो मैंने ये कैसे करवाया था, पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ ये भी भाई। शाम को ना बाहर आ जाती है, कहाँ पर, राजस्थान में, क्योंकि दिन में तो भाई गर्मी होती है, तो शाम को बाहर आ जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चिल्का लेक भी करवाई थी मैंने ट्रिक से ही। तो चिल्का लेक कहाँ पर है, ओडिशा। तो ओडी क्या लेके उड़ गई, आपका छिलका लेके उड़ गई भाई। छिलका धरा था आपका, मान लो आलू का छिलका था, वो लेके उड़ गया। तो छिलका है लेक ओडिशा से। फिर चलो ये नहीं करवा चुका हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा।
अगला, विच नेबरिंग कंट्रीज हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA फ्रॉम नवंबर 2021 टू नवंबर 2023। वैसे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पुराना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको मैं आप अगर चाहो तो तुक्के से भी कर सकते हो। नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की अध्यक्षता किस पड़ोसी देश ने की? देखो अफगानिस्तान तो करेगा कि अफगानिस्तान तो हमारा यहाँ पर है, ये मान लो हमारा इंडिया, ये क्या है हमारा बेटा पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भाई इंडियन ओशियन में क्या करेगा कि ये तो बहुत दूर है। फिर है बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारा यहाँ पर है, ये दूसरा पुत्र बन गया है। अब चीन है भाई ऊपर है, इसको हिंद महासागर का एक्सेस ही नहीं है। म्यांमार है यहाँ पर है। तो भाई इसका अगर आप मानना चाहते हैं ना, बांग्लादेश तो एक तुक्का लग सकता था, तो इसका राइट आंसर ये वैसे बांग्लादेश ही है। अगला है दिसंबर 2021। अरे रे रे भाई, ऐसे तो मिटाने में सदियों लग जाएंगी। हाँ चलिए आप इतना पढ़िए, मैं एक बार इसको फट से मिटा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, अभी ये लीजिए। तो देखिए दिसंबर 2021 तक NPS और APY के दो प्रमुख पेंशन योजनाएं थी। देखो NPS क्या है? NPS है हमारी नेशनल पेंशन स्कीम। भाई जब आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे ना, तो आपको पूछा जाएगा कि NPS में जाना चाहोगे या उसमें UPS में, नेशनल पेंशन स्कीम। और ये क्या है? अटल पेंशन योजना। तो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, ये कब शुरू की गई थी भाई? ये 2004 में शुरू की गई थी। अच्छा, जो ये अटल पेंशन योजना, अच्छा इसमें क्या है कि दो प्रमुख गठन योजनाएं हैं। तो ये किसकी योजनाएं हैं? तो ये योजनाएं हैं हमारी PFRDA। PFRDA के फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2003 में। तो भाई ये किसके अंडर आती है? NPS और APY। ये PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आते हैं, जो 2003 में खोज हुई थी। अच्छा, इसके ही अंडर ना ये दोनों योजनाएं इसके अंडर दे दी गई थी। कब दी गई थी? ये 2021 में दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 PFRDA। अगला निम्नलिखित में किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था चेकमेट किस में है, ये है हमारा शतरंज में। इसमें भाई मैंने बताया था 64 खाने होते हैं, एक तरफ कितने प्लेयर होते हैं? 16 प्लेयर होते हैं। इसमें एक तो राजा, एक थी रानी, 2 बिशप, 2 नाइटहुड घोड़े और 8 प्यादे 2 बिशप, 2 नाइटहुड और 2 होते हैं हमारे, ये तो हो गए क्या है ये नाइटहुड, ये तो हो गए घोड़े, ये हो गए भाई बिशप, अरे नाइटहुड घोड़े हाथी और ऊँट। बिशप 2 हाथी और 2 होते हैं ऊँट। रूख 2 होते हैं रूख। तो ये हो गए हमारे 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्लेयर इस साइड होंगे, 16 प्लेयर इस साइड होंगे। 64 खाने होंगे, 8 इंटू में 8 होंगे। इसमें शतरंज का जो चेकमेट होगा था, इसके मतलब कि भाई अगले बंदे की तुमने ख़त्म कर दिया भाई, उसकी ख़त्म होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। भारभू भेराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक के बुद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्शाता है, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भाब्रू भाईरट edicts mainly defied Ashoka's conversion to Buddhism is found in। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं भाई हमें राजस्थान में। तो
इसको ट्रिक से कैसे करवाऊँ, इसकी मैंने ट्रिक भाई बनाई नहीं, रुको एक बार मैं कुछ देखता हूँ कैसे होगी ये। तो भाबरू, भाबरू भाई रात। अच्छा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि राजस्थान में ना, राजस्थान में आबरू नहीं भाई ना, तुम रात को ही निकल सकते हो। राजस्थान में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब इतनी नहीं होती, होती है मैं मान गया, पर भाई इतनी भी नहीं कि दिन में नहीं निकल पाओ, सभी काम करते हैं भाई, काम तो करना पड़ता है ना। कि भाई राजस्थान में आप कब निकलोगे, रात में निकलोगे भाई, रात में निकलोगे तो भा आबरू बचाने के लिए भाई रात को निकलते हैं या रात को नहीं निकलते, से याद कर सकते हो राजस्थान। अगला है, इसमें से हमें देखना है ट्रू कौन कौन सा है, तो देखते हैं। Which of the following statements are true regarding the Central University Amendment Bill 2022? The Central University Bill 2022 was introduced in Lok Sabha on 1 अगस्त 2022। बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल सत्य बात है। The bill amends the Central University Act 2019 which provides for establishing central universities in various states। बिल्कुल भी गलत। The bill seeks to convert the National Rail and Transportation Institute Vadodara are deemed university to घाटी शक्ति विश्वविद्यालय विच विल बी अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है। एस्टैब्लिश ऑफ द विश्वविद्यालय विल एड्रेस द नीड ऑफ द ट्रेन टैलेंट इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 है। ये भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस समय के थे, अभी देखो नहीं आने वाला। Well, who was appointed as the chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority IRDI in March 2022? तो इसके कौन हैं वो अभी बनाए गए हैं चेयरमैन, तो वो बनाए गए हैं हमारे देबाशीष पांडा, पांडा जी हैं वो बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन्स अराइजिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी डेट क्योज रेनफॉल इन पंजाब। पंजाब में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से होने वाली वर्षा से कौन सी फसलें लाभान्वित होती हैं, तो कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारी रबी फसलें हैं, उसके लिए लाभान्वित होती हैं। रबी फसलें कौन सी होती हैं, रबी और खरीफ, खरीफ और जायद, जायद। तो देखो रबी, रबी से मैंने याद किया रबी, रबी भाई सर्दी वाली फसलें हैं, सर्दी जो सर्दी में लगाई जाती हैं, मतलब ये लगाए जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, और भाई ये काट लिए जाएंगे मार्च अप्रैल में। खरीफ, खरीफ होती हैं भाई ये कब लगती हैं, ये लग जाती हैं, ये गर्मियों की फसल होती हैं, और जायद होती हैं भाई ये होती हैं जब बारिश होती हैं। बारिश में भाई खीरा, ककड़ी, ककड़ी ये आदि आती हैं। अब ये खरीफ हैं, ये भाई लग जाएंगी, अब ये मार्च अप्रैल में कटने के बाद ये खरीफ लग जाएंगी, फिर इनको भाई कब काट लिया जाएगा, इनकी बुआई का टाइम होता है मार्च अप्रैल, और भाई इनको उड़ा दिया जाएगा कब, अक्टूबर नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर नहीं सितंबर के आसपास उड़ा दिया जाएगा। तो देखो सर्दी में आप क्या क्या बोते हो भाई, सर्दी में बोते हो आप वीट, बारले, चना, तो ये आ जाते हैं खरीफ। खरीफ में भाई आप बो जाते हो यहाँ पर राइस, और यहाँ पर खीरा, ककड़ी, जितनी भी आपकी सब्जियाँ हैं वो आ जाती हैं। अगला अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है। अरे यार ये तो ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, बड़ी करो इसको। हाँ अब बनी ना बात। तो देखो अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 171 है वो हमारा है विधान परिषदों के गठन से संबंधित है। विधान परिषद का जो गठन है, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल, आर्टिकल 171 संबंधित है। तो देखो हम कर क्या चुके हैं अभी तक, हम कर चुके हैं भाई राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल, फिर हम कर चुके हैं उपराष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल, फिर हम कर चुके हैं पहले की वीडियो में कर चुके हैं, याद भी कर चुके हैं, फिर हम कर चुके हैं फंडामेंटल राइट के पूरे आर्टिकल, फिर हम कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के पूरे आर्टिकल, और भाई रैंडम आर्टिकल भी हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो अभी तक हमने ना मोटा मोटा करें तो 60 से प्लस आर्टिकल कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम डीपीएसपी में, आज से शुरू कर रहा हूँ मैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के भाई रैंडम करवाऊँगा, तो पहले तो मैं करवा चुका हूँ उसका 44 और 46
करवा चुका हूँ। आज करते हैं हम 50, 51, 40 और 50, 51, 40 और यहाँ पर 45 भी कर लेते हैं आज। ऐसे ना रैंडम करवा रहा हूँ, जिसको आपको ना मैं इतनी बारी करवा दूंगा, आप चिंता मत करना भाई कि याद होंगे या नहीं होंगे, मैं करवा रहा हूँ ना। तो ये होता है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान यार ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समान आचार संहिता कहते हैं कि मतलब ना सभी पे ना एक जैसा कानून होना चाहिए। 46 भी करवा चुका हूँ भाई, SC ST के लिए उनको उत्थान के लिए प्रयास किए जाएँ। 50 में हमें क्या है, ये हमारे जो हैं 4 आर्टिकल हैं वे आज नए करवा रहा हूँ। जैसे भाई हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने 3 या 4 वीडियो में पढ़े, पर आपको ना पक्के याद है, मेरे को पता है। तो अभी देखो 51, 50, 40, 45। तो 50 में क्या है, जो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण, मतलब जो ना कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हैं। 51 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति कि भाई हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है। 40 में क्या है भाई, पंचायतों का गठन, कि पंचायतों का गठन करना चाहिए, पंचायतों का गठन। सबसे पहले पंचायत का गठन कहाँ पर हुआ था, वो था राजस्थान में। और 45 में हमें क्या दिया गया, 45 में दिया गया 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं ना, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई या लालन पोषण के लिए भाई बाल्यावस्था, मतलब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था ना, उसके लिए बताया गया कि भाई उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये एक स्टेट का दायित्व बनता है। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द पोइट्री चांद पुखराज का होगा शायद ये कविता, चंद पुखराज का। तो ये किनकी पुस्तक है, तो ये बताओ भाई किनकी है, आनंद बख्शी जी की, गुलजार की, गुरमेल सिंह की या है शैलेंद्र की। ये है गुलजार की पुस्तक। तो भाई और मैं करवाता हूँ, तो गज़ल किंग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता, गज़ल किंग ऑफ इंडिया, और गज़ल क्वीन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो गज़ल किंग है वो है हमारे जगजीत सिंह, और जो हमारी क्वीन है वो है बेगम अख्तर जी। तो ये हो गया। अगला है, चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है। तो जो ऑल इंडिया MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट है चेन्नई में, वो कौन सा खेल में है, वो है हॉकी में। भाई फुटबॉल का करवाया था मैंने आपको 3 ट्रॉफियाँ, बताओ क्या क्या करवाई थी। संतोष किसके साथ खड़ी थी भाई, संतोष खड़ी थी सुब्रतो के साथ, तो संतोष ट्रॉफी दूर खड़ी थी तो डूरंड कप किसे, सुब्रतो से, डूरंड कप और सुब्रतो कप। तो ये तीनों ही फुटबॉल से रिलेटेड हैं। हॉकी गेम अभी नहीं करवा रहा हूँ, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। भाई वीडियो को लाइक करना मत भूला करो यार, लाइक जरूर कर दिया, इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मिलते हैं PYQ 13 के साथ। बाय बाय, यो।